स्टूडेंट्स, तो आज हम मिल रहे हैं हमारे नए टॉपिक के साथ जिसमें आता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करूंगी, यानी कि फार्माकोलॉजी का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है वो मैं अब कवर करूंगी। ठीक है ना। अभी हमारा कीमोथेरेपी चल रहा है, सो कीमोथेरेपी के बीच में मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे जो भी हमारे कीमोथेरेपी का टॉपिक है। ओके, सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारी 4 क्लासेस डिस्कस की गई हैं। ठीक है ना। पहली क्लास है हमारी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, दूसरी क्लास है हमारी पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स, तीसरी क्लास है हमारी सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स एंड फोर्थ क्लास है हमारी सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स। ठीक है, ये चारों क्लास हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन सारा शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट होता है ना इस टॉपिक का, वो समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस टॉपिक का कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो हमें चारों क्लासेस किसी भी एंगल से समझ में नहीं आएंगे। सबसे पहले समझाती हूँ मैं कंसेप्ट समझने के लिए हम शुरू करेंगे कहाँ से? नर्वस सिस्टम से, बेसिक एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट से, नर्वस सिस्टम से। अब नर्वस सिस्टम हमको पता है, नर्वस सिस्टम क्या है? यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो न्यूरॉन से मिलकर के बना है। सिंपल है ना। अब न्यूरॉन यानी कि नर्वस सिस्टम हमारा 2 पार्ट में क्लासीफाई है। कौन कौन सा? एक है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, एंड दूसरा है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ये जो न्यूरॉन्स है हमारी, ये ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाएंगी। यानी कि ये जो स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम होगा ये हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करेगा। भाई ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में हमारा किससे बना होता है? न्यूरॉन से बना होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये हमारे ब्रेन में, एंड जो रीढ़ की हड्डी होती है ना उसी को हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, इसमें हमारी होती हैं स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन, इसलिए ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है ना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के पूरी बॉडी में जो न्यूरॉन्स है ना, वो जो सिस्टम बना रही है उसी को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अदर देन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पूरी बॉडी में जितना न्यूरॉन होता है उस नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अभी मैं आगे समझाऊंगी कि मैं ये क्यों समझा रही हूँ। बोलेंगे मैडम ये तो एचएपी का टॉपिक है या फार्माकोलॉजी में क्यों पढ़ा रहे हो, इसका भी कंसेप्ट में समझाऊंगी। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर से फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। अब कैसा नर्वस सिस्टम? यानी कि ये जो नर्वस सिस्टम है इसमें 2 तरीके का आएगा। एक आपका आएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरा आपका आएगा सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से पेरिफेरल लिख दिया है, इसको मिटा देती हूँ। यहाँ पे आता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, गलती से मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। सोमैटिक, हाँ। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब ये वो न्यूरॉन्स होंगी या ये वो न्यूरॉन्स हैं जो हमारी ऐसी बॉडी पार्ट में या ऐसे ऑर्गन में पाई जाएंगी जहां पे हमारा कंट्रोल नहीं है। सिंपल बात इतनी है। ऑटो मतलब सेल्फ, यानी कि ये न्यूरॉन्स हमारे ऑर्गन को खुद से कंट्रोल करेंगे, इन पे हमारा कोई विल नहीं होगा। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऐसा नर्वस सिस्टम है, ये ऐसी जगह पे पाया जाएगा वो ऑर्गन या वो पार्ट्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है या जिनको हम अपनी मर्जी से मूव नहीं करा सकते। एग्जाम्पल में लीवर, क्या लीवर को हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। क्या हम अपने हार्ट को रोक सकते हैं कि भाई अब रुक जा, अब तू धड़कना बंद कर दे या अब तू काम करना बंद कर दे? नहीं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लंग्स, क्या हम लंग्स की फंक्शन को रोक सकते हैं? नहीं। क्या हम अपनी जीआईटी में होने वाले फंक्शन को रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये जो ऑर्गन है ना, यही ऑर्गन में जो न्यूरॉन्स हैं, जो इन ऑर्गन्स को जो न्यूरॉन्स कंट्रोल कर रही हैं, वही हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। मतलब कि ऐसी न्यूरॉन्स जो ऐसी जगह पे पाई जाएंगी या वो ऑर्गन से पाई जाएंगी जो ऑर्गन हमारे कंट्रोल में नहीं आते हैं। लाइक मैंने आपको बताया लीवर, जीआईटी, जितने भी ग्लैंड्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी है, तो ऐसी जगह पे आता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। रही बात सोमैटिक नर्वस सिस्टम, तो ये नर्वस सिस्टम सिंपली वहां आएगा जो हमारे कंट्रोल में, जैसे स्केलेटल मसल्स। ठीक है, आप चाहें तो अपने हैंड को मूव कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने लेग्स को मूव कर सकते हैं। सो ये नर्वस सिस्टम यानी ये न्यूरॉन्स ऐसे पार्ट में पाई जाएंगी जिसपे हमारा कंट्रोल है। सिंपल है। तो यानी कि हम जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे ये ऐसा नर्वस सिस्टम होगा जो ऐसे ऑर्गन को रेगुलेट करेगा जो ऑर्गन हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है ना। अब इसमें आती है हमारी 2 तरह की न्यूरॉन्स, एक होती है हमारे सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, दूसरी होती है हमारी पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स। इसको भी इस तरीके से समझिए। सपोज मैंने बोला ये क्या है? ये लीवर है। ठीक है ना।
लीवर हमारा एक ऐसा ऑर्गन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो अब क्या है कि इस लीवर को ना दो तरह की न्यूरॉन्स जो है रेगुलेट करेंगी, एक करेगी सिंपैथेटिक और एक करेगी पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि एक ही ऑर्गन में दोनों तरह की न्यूरॉन पाई जाएगी। अब दोनों तरह की न्यूरॉन क्यों पाई जा रही है? ये अपना जो काम है ये अलग अलग कंडीशन पे एक्टिवेट होंगी और अलग अलग कंडीशन पे ये काम करना शुरू करेंगे। इसका एक और एग्जांपल मैं समझाती हूँ कि ये जो हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक न्यूरॉन है, ये तब एक्टिवेट होगी जब हम फ्राइट की कंडीशन में, डरे हुए कंडीशन में हो, या आप बोल सकते हैं कोई स्ट्रेस की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में उस ऑर्गन को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करेगा। ठीक है ना? जैसे हार्ट रेट बढ़ जाती है, पेपर आ गया आपके सामने, अचानक से टेस्ट हो गया, सो उस कंडीशन में हार्ट रेट बढ़ जाएगी। सो उस ऑर्गन में है दोनों नर्वस सिस्टम, लेकिन उस स्ट्रेस की कंडीशन में एक्टिवेट कौन सा हुआ? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये फाइट एंड फ्राइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना? एंड जो पैरासिम्पैथेटिक है ये बहुत रेस्ट खोजता है, तो मतलब एकदम कूल काम डाउन की कंडीशन में ये नर्वस सिस्टम उस ऑर्गन को रेगुलेट करेगा। ठीक है ना? अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक यानी कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स पे या कोलिनर्जिक सिस्टम पे आते हैं। मतलब इतना आपको समझ में आ गया कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। ठीक है ना? एंड अब आगे मैं समझाऊंगी कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक क्या है आगे। तो अब हम समझते हैं सिंपैथोमाइमेटिक का कंसेप्ट, सिंपैथोलाइटिक क्या है, एड्रेनर्जिक क्या है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक क्या है, ये सारा हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब देखिए, नर्वस सिस्टम है, इट मीन्स कि यहाँ पे न्यूरॉन्स तो होंगी ही, है ना? ये मैंने बना दी एक रफली एक न्यूरॉन। ठीक है ना? आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। चलिए, सो ये मैंने एक न्यूरॉन बना दी। नर्वस सिस्टम है, इट मीन्स कि ये न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। तो अब क्या है कि ये जो न्यूरॉन है ये अपना सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में कैसे भेजेगी? भाई न्यूरॉन ऑर्गन से कनेक्ट होती है एंड न्यूरॉन ब्रेन से कनेक्ट होगी। ठीक है ना? मान लीजिए ये इधर ब्रेन है और इधर क्या है? ये ऑर्गन है। ठीक है? तो ऑर्गन से जो भी सिग्नल आएगा तो बीच में न्यूरॉन्स की एक चेन होती है। ठीक है? अब वो जो न्यूरॉन्स है अपना सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में कैसे भेजेंगी? सिंपल बात है, वो आपस में कनेक्ट करेंगी एंड एक न्यूरॉन का सिग्नल दूसरे में जाएगा। तो यहाँ पे इट मीन्स कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट रहेगी, कुछ इस टाइप में। ठीक है ना? कुछ इस टाइप में कनेक्ट रहेगी। ठीक है? ताकि इस न्यूरॉन या इस न्यूरॉन का सिग्नल जो है इस न्यूरॉन में जंप कर सके, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट रहेगी। ठीक है ना? एंड यहाँ पे जब कनेक्ट होगी तो कौन सा कनेक्टिंग मॉलिक्यूल होगा जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जंप करेगा? दैट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। है ना? ये सिंपल फंडा हमको पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर ही है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जंप करते हैं एंड एक न्यूरॉन का सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में लेकर के जाते हैं। एंड इस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर्स एक तरह से सिग्नल मॉलिक्यूल जो हैं वही जंप करते हैं एक से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, एंड इस तरीके से सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होता रहता है। ठीक है ना? अब सारा खेल इस न्यूरोट्रांसमीटर का है। ये न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग न्यूरॉन में अलग अलग होते हैं। ठीक है ना? अब मैंने बोला कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, इसका मतलब क्या है? पैरासिम्पैथोमाइमेटिक का मतलब है कि पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स। ठीक है ना? क्या? पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन मैंने बताया ये वो न्यूरॉन्स होती हैं जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन में या नॉर्मल कंडीशन में, कूल डाउन की कंडीशन में एक्टिवेट रहती हैं। यानी नॉर्मली आपके जो रूटीन में यही न्यूरॉन्स उस ऑर्गन को रेगुलेट करेंगी जब तक आप स्ट्रेस एंड फेयर की कंडीशन में ना हो। तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन है तो इसमें कोई न्यूरोट्रांसमीटर भी होगा, सिंपल है। तो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है आपका एसिटाइलकोलिन। यानी कि पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन में एसिटाइलकोलिन नाम का क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। माइमेटिक का मतलब क्या है कि ऐसी ड्रग्स जो इस एसिटाइलकोलिन जैसा फंक्शन देती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक।
यानी कि ऐसी ड्रग्स जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन के एसिटाइलकोलिन जैसा फंक्शन करेंगी वही होंगी हमारी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। ठीक है, अब मैंने बोला अब जो ड्रग्स एसिटाइलकोलिन के अपोजिट काम करेंगी, ठीक है ना, वो होंगी हमारी पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स। जो एसिटाइलकोलिन जैसा काम करेंगी जो ड्रग्स वो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स होंगी, एंड जो एसिटाइलकोलिन के अपोजिट काम करेंगी वो पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स होंगी। ठीक है ना। अब मैंने बताया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, यानी कि इसमें अभी कोई न्यूरोट्रांसमीटर होगा। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एड्रेनालिन। क्या होता है? एड्रेनालिन। आपको यही चीज ध्यान देनी है कि कौन से नर्वस सिस्टम में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, बस बाकी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होगा और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर होगा। ठीक है ना। अब जो ड्रग एड्रेनालिन जैसा काम करेंगी वो होंगी हमारी सिंपैथोमाइमेटिक। माइमेटिक का मतलब कहते हैं मिमिक्री होता है ना, कि हम किसी का सेम कॉपी कर रहे हैं, तो माइमेटिक का मतलब वही है कि ये वो ड्रग होंगी जो उसी के जैसा ही एक्शन प्रिटेंड करेंगी, उसी के जैसा काम करेंगी। सो सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स यानी कि ऐसी ड्रग जो हमारे एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर जैसा काम करेंगी। ठीक है ना। और लिटिक अगर जहां पे आ जाए इट मींस कि ऐसी ड्रग जो एड्रेनालिन या एसिटाइलकोलिन के एक्शन को ब्रेक, लिटिक का मतलब होता है ब्रेक करना, ठीक है ना, या उसके एक्शन को रोक देना। सो सिंपैथोलाइटिक्स अगर हम बोलेंगे, सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स, तो वो क्या होंगी, जो एड्रेनालिन के जस्ट अपोजिट काम करेंगी, उसके एंटागोनिस्ट में काम करेंगी। तो ये 4 क्लास हमने समझी ना। पहला पैरासिम्पैथोमाइमेटिक यानी कि ये वो ड्रग्स होंगी जो एसिटाइलकोलिन जैसा काम करेंगी। पैरासिम्पैथोलाइटिक्स ये वो ड्रग्स होंगी जो एसिटाइलकोलिन के अपोजिट काम करेंगी। ठीक है ना। सिंपैथोमाइमेटिक्स यानी कि वो ड्रग जो एड्रेनालिन जैसा काम करेंगी, एंड सिंपैथोलाइटिक्स मतलब जो एड्रेनालिन के जस्ट अपोजिट काम करेंगी। ठीक है ना। और अब इसी को हम बोलते हैं, हमने बोल दिया पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स यानी कि कोलिनर्जिक ड्रग्स। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स का दूसरा नाम कोलिनर्जिक। ठीक है ना, क्योंकि एसिटाइलकोलिन जैसा फंक्शन दे रही हैं। एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स का मतलब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है। सेम वैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एड्रेनालिन जैसा, तो सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स एड्रेनर्जिक ड्रग्स, एड्रेनर्जिक ड्रग्स। एंड सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स का मतलब है एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। इतनी बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ओके, सो यहां पे समझते हैं, ये जो एसिटाइलकोलिन है ये यहां पे समझते हैं। ठीक है ना। ये जो एसिटाइलकोलिन है ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जंप करता है। ठीक है ना, क्योंकि ये सिग्नल मॉलिक्यूल है, जाहिर सी बात है। तो अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये न्यूरॉन के डेंड्राइट से एक्सॉन में, एक्सॉन से दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट में, एंड देन दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट से एक्सॉन में। अब जो न्यूरॉन का एक्सॉन पार्ट होता है वो ऑर्गन से, या जो भी इफेक्टर ऑर्गन है वो उससे कनेक्ट होगा। ठीक है ना। जो दूसरी न्यूरॉन, जो लास्ट न्यूरॉन होगी, उस न्यूरॉन का एक्सॉन पार्ट दूसरी न्यूरॉन जहां पे एक्शन देना है उस ऑर्गन से अटैच होगा। ठीक है ना। सो वही उसी चीज को मैंने यहाँ पे थोड़ा जूम किया है। ये है आपकी न्यूरॉन, सपोज लीजिए ये वाला सेक्शन है। ठीक है ना। कुछ इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए इस ऑर्गन पे इफेक्ट देना है एसिटाइलकोलिन को,
तो ये वाला सेक्शन आपका मैंने न्यूरॉन का बनाया एंड दिस इज द इफेक्टर सेल जहां पे अपना फंक्शन देना है, ठीक है ना। सो न्यूरॉन जो होती है उस न्यूरॉन के एक्सॉन में ये जो एसिटाइलकोलिन है ये वेसिकल्स में स्टोर रहेगी, ठीक है ना। एंड किस तरीके से बनेगी, एसीटेट एंड कोलिन दोनों मिलते हैं तो एसिटाइलकोलिन बनता है एंड ये एसिटाइलकोलिन एक्सॉन में वेसिकल्स यानी गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे उसमें ये स्टोर रहेगी, ठीक है ना। एंड ये रिलीज कब होती है, जब इम्पल्स निकलती है या जब इम्पल्स जनरेट होगी तभी ये एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। अब ये एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होगा तो ये ऐसे ही नहीं किसी भी ऑर्गन पे जाके बाइंड कर देगा। इस एसिटाइलकोलिन के लिए ऑर्गन पे रिसेप्टर्स होते हैं, ये उन्हीं पे जाकर के बाइंड करेगा जहां पे इसके लिए रिसेप्टर होगा। कहां पे रिसेप्टर होगा, अब दो तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं कोलिनर्जिक। पहला होता है हमारा एसिटाइलकोलिन के लिए दो तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं, कौन कौन से रिसेप्टर्स, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। दो तरीके के रिसेप्टर्स होंगे, एक होता है हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर, और एक होता है हमारा मस्कैरिनिक रिसेप्टर, मस्कैरिनिक रिसेप्टर। यानी कि एसिटाइलकोलिन जो है अपने इन्हीं दोनों रिसेप्टर पे जब बाइंड करेगा तभी अपना एक्शन देगा। निकोटिनिक रिसेप्टर को हम रिजेंबल करते हैं एन से, ठीक है ना, एंड मस्कैरिनिक रिसेप्टर को हम रिजेंबल करते हैं एम से, ठीक है। सो अब कितने टाइप के रिसेप्टर्स होंगे ये एंड कहाँ कहाँ होंगे, अब हम वो देखते हैं कि ये एसिटाइलकोलिन की रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं एंड वो ऑर्गन क्या क्या फंक्शन करते हैं जब उनसे एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है, तो ठीक है ना। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, यानी कि जो कोलिनर्जिक ड्रग्स यानी या आप बोल सकते हैं जो एसिटाइलकोलिन के लिए कहाँ कहाँ पे रिसेप्टर पाए जाते हैं, यानी कि एसिटाइलकोलिन बॉडी में किस किस ऑर्गन पे काम करेगी एंड क्या क्या काम करेगी। अगर हमको एसिटाइलकोलिन का फंक्शन पता चल जाएगा तो उसके जैसी जो ड्रग्स काम करती हैं उनका भी फंक्शन पता चल जाएगा एंड जो ड्रग्स एसिटाइलकोलिन के फंक्शन को रोकेंगी वो कहाँ काम करेंगी ये भी हमको पता चल जाएगा, ठीक है ना। सो एसिटाइलकोलिन के लिए कहाँ कहाँ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, मैंने बताया कि दो तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है मस्कैरिनिक रिसेप्टर, एक होता है निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है ना। मस्कैरिनिक रिसेप्टर M1, M2, M3, M4 एंड M5 होता है। हालांकि इसमें से जो M4 एंड M5 होता है वो CNS में होता है, इसका रोल काफी कम माना जाता है एंड इसमें से भी जो M5 होता है वो डॉग्स में काफी ज्यादा एक्टिव होता है, ह्यूमंस में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता है। सो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो M1, M2 एंड M3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो जो M1 रिसेप्टर होता है ये हमारा पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे, जहां पे भी हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से फॉर एग्जांपल हमारे GIT में ये जो आप बोल सकते हैं कि पैराइटल सेल्स हैं, ठीक है ना, जहां से सिक्रीशंस होते हैं। सो पैराइटल सेल्स क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है ना। सो अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड पे M1 रिसेप्टर पाया जाता है जो एसिटाइलकोलिन का है, ठीक है। यानी कि एसिटाइलकोलिन इस गैस्ट्रिक ग्लैंड पे जाकर के बाइंड करेगी एंड इस गैस्ट्रिक ग्लैंड को कंट्रोल करेगी, ठीक है ना। एंड कैसे कंट्रोल करेगी, इंक्रीज द सिक्रीशन, एसिटाइलकोलिन इस गैस्ट्रिक ग्लैंड की M1 रिसेप्टर पे बाइंड करके सिक्रीशंस को इंक्रीज करेगी, समझ गए ना। ओके, अब अगर हम बात करते हैं M2 रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर हमारा कहाँ पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है, ठीक है ना। यानी कि एसिटाइलकोलिन हार्ट के M2 रिसेप्टर पे बाइंड करेगी एंड क्या चीजें कंट्रोल करेगी, ये SA नोड को डिप्रेस करेगी। SA नोड मतलब जो साइनो आर्टरियल नोड होता है जो राइट आर्टरियम में पाया जाता है, ये उसको डिप्रेस करेगी। जब SA नोड डिप्रेस होगा तो जाहिर सी बात है हार्ट रेट क्या होगी, कम होगी, क्योंकि SA नोड क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है ना। सो SA नोड को डिक्रीज करेगा ये एसिटाइलकोलिन, ओके ना। सो एंड ये रीपोलराइजेशन मतलब रेस्टिंग स्टेट में आप बोल सकते हैं कि रेस्टिंग स्टेट में भी लेकर के भी आता है हार्ट को। सो एसिटाइलकोलिन के लिए रिसेप्टर M2 पे यानी एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर हार्ट पे ही पाए जाते हैं जो M2 रिसेप्टर होते हैं एंड ये यहाँ पे एसिटाइलकोलिन SA नोड को डिप्रेस करेगी, ठीक है ना। फिर आता है हमारा M3 रिसेप्टर कहाँ पाए जाएंगे, जो स्मूथ मसल्स होती हैं या जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे वहां पे M3 रिसेप्टर पाए जाएंगे एंड इन रिसेप्टर्स पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करके इन ग्लैंड्स की एक्सक्रिएशन को या सिक्रीशंस को बढ़ाएगी,
सिंपल है, ठीक है ना। सो अब लास्ट में आते हैं हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर क्या होते हैं, एक हमारा एन रिसेप्टर होता है एंड एक होता है हमारा एन एन का मतलब कि ये जो रिसेप्टर है ये एड्रिनल मेडुला पे पाया जाएगा एंड एड्रिनल मेडुला पे एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा तो एड्रेनलिन का रिलीज होगा, ठीक है। एंड फिर जो नेक्स्ट रिसेप्टर है हमारा एन जिसको हम बोलते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर, बट ये कहाँ पाया जाएगा, स्केलेटल मसल्स पे पाया जाएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, इसलिए इसका नाम एन है। यानी कि ये एन रिसेप्टर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पाया जाएगा एंड ये वहां पे एसिटाइल कोलिन बाइंड करके तो फिर स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आपने देखा कि एसिटाइल कोलिन बाइंड होता है एंड मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो वहां पे एन रिसेप्टर पाए जाते हैं एंड वहां पे एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड करके स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट द बेसिक फार्माकोलॉजी ऑफ कोलिनर्जिक सिस्टम, या आप बोल सकते हैं कोलिनर्जिक एसिटाइल कोलिन ड्रग्स, ठीक है ना। सो ये क्या है, दिस इज द बेसिक फार्माकोलॉजी, बेसिक जो आप बोल सकते हैं बेसिक फार्माकोलॉजी है हमारे एसिटाइल कोलिन या कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम की, ठीक है ना। हमने क्या समझा कि नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में होता है, ठीक है। उसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कितने टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक होता है उसमें एड्रेनलिन रिलीज होता है, जो पैरासिम्पैथेटिक होता है उसमें एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। सिंपैथेटिक हमेशा स्ट्रेस फियर की कंडीशन में एक्टिवेट होगा, पैरासिम्पैथेटिक हमेशा हमारा नॉर्मल कंडीशन में एक्टिवेट रहता है, ठीक है ना। तो दोनों के लिए न्यूरोट्रांसमीटर, पैरासिम्पैथेटिक के लिए एसिटाइल कोलिन, उसके लिए एड्रेनलिन, ठीक है। अब इस एसिटाइल कोलिन का अलग अलग रिसेप्टर होता है, ये बॉडी में अलग अलग जाके अपना फंक्शन करेगी, ठीक है ना। हार्ट के लिए आप बोल सकते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स के लिए, या बोल सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के लिए, सब जगह अपने रिसेप्टर पे जाके ये अपना अलग अलग फंक्शन करेगी। अब हम जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे वो ड्रग्स है सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स। अभी हमने ड्रग्स नहीं पढ़ा, अभी हमने सिर्फ जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ा कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम का। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगी क्या, दैट इज पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, यानी कि वो ड्रग्स जो एसिटाइल कोलिन जैसा फंक्शन करती हैं। एंड हम ये भी समझेंगे क्यों हमें ड्रग्स चाहिए जो एसिटाइल कोलिन जैसा फंक्शन करें, क्यों हमें ऐसी ड्रग्स चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।